नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है और यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 में आयोजित की जाने वाली है। इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है और ये आपका 6वां वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो है 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हो जाते हैं। काफ़ी पेन लेके बैठिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन का। पहले प्रश्न का पूछा आपसे गया है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान किस शहर में स्थित है? ध्यान रखिएगा, ऐसे संस्थान हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे अननोन संस्थान बहुत फेमस है, फेमस भी पूछा जाता है और जो अननोन है वह भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। ये जो संस्थान है एक अननोन संस्थान है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन यकीन मानिए यदि प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत कम ही लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसका उत्तर आप दे पाएंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये संस्थान आपका स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी लोकेशन है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और कौन कौन से संस्थान है, तो एक संस्थान आपका आता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, है ना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका हो गया, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान आपका हो गया, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आपका हो गया। तो ये ऐसे संस्थान हैं, सब के सब कहाँ पे हैं? लखनऊ में हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है, तो उत्तर आपका होगा लखनऊ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा का जो कटान बिंदु है, दोनों का जो कटान बिंदु है वह किस राज्य में है या कहीं किस शहर में स्थित है? देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा है। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वह असम के सिलचर से लेकर पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर तक आपका पाया जाता है ना। इन दोनों का कटान बिंदु किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। और अगर पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा गया शहर की यहाँ बात की गई है, उत्तर प्रदेश के झांसी, उत्तर प्रदेश की झांसी शहर में इन दोनों का कटान बिंदु है। तो शहर को याद रखना है, झांसी याद रखिएगा, और साथ ही साथ राज्य अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। और यही कारण है कि झांसी को आप राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का नवीनतम, है ना, उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला आपसे पूछा गया है, दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला। दिल्ली एनसीआर कहिएगा या इसी को हिंदी में आप कहते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 3 राज्यों के कुछ शहरों को लेकर बनाया गया एक क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली आपका शामिल है ही, साथ ही साथ हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और साथ ही साथ आपका राजस्थान हो गया। इन 3 राज्यों के कुछ शहरों के कुछ पार्ट को शामिल किया गया है और दिल्ली एनसीआर का गठन किया गया है। 70वां अमेंडमेंट के तहत जो ये काम 69वां अमेंडमेंट के तहत जो है ये काम किया गया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के इसमें कुल 8 जिले शामिल हैं, 8 जिलों कुछ पार्ट आपके शामिल हैं। पूछा गया है दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य कौन सा है, नवीनतम शहर आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का, तो शामली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? 8वां जिला कौन सा है? शामली बताइएगा। और यही शामली की विशेषता आपको और याद रखनी होगी कि शामली जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपका होगा, है ना। तो शामली के लिए 2 विशेषता याद रखिए, एक दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला नवीनतम जिला और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष के कर दिया गया था? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बता दीजिएगा 61वां संविधान संशोधन, है ना, 61वां संशोधन याद रखिएगा,
और ये आपका किस वर्ष हुआ था? तो 1989 में ये संशोधन आपका हुआ था। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे जाता है राजीव गांधी हैं। इन्हीं के शासनकाल में 61वां अमेंडमेंट होता है, 61st अमेंडमेंट होता है। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपका मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटा के क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। एक प्रश्न आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? आपको ज्ञात है कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। 9वीं अनुसूची किसके थ्रू जोड़ी गई है और उसमें किसका उल्लेख है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, एक इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछा गया है, सॉरी, किस भाग की बात हो रही है? भारतीय संविधान के किस भाग में जो है आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी नीति निर्देशक तत्व है, भाग की बात हो रही है। कुल 22 भाग भारतीय संविधान में, कुल 22 भाग आपके हैं। 22 में से एक भाग याद रखिएगा, चौथा भाग 4 है ना, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51, भाग 4 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। और इसी भाग में जो है आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और यह चीज एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। भाग 4 याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 याद रखिएगा, डीपीएसपी याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों की मनोनयन की बात होती है राज्यसभा में, और साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पोस्ट में इसी को आप कहते हैं कैग, सीएजी के नाम से जानते हैं, कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है और किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के सलाह पर जो ये कार्य किया जाता है, अनुच्छेद 148 याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट से आप जंगल का अनुमान नहीं लगाएंगे ना, फॉरेस्ट का मतलब जंगल मत समझिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट नाम है, एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। इसकी लोकेशन किस देश में है ये आपसे पूछा गया है। ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लैक माउंटेन है या भ्रंशोद पर्वत है, लोकेशन इसकी कहाँ पे है? यूरोपीय देश जर्मनी में, है ना, यूरोपीय देश जर्मनी में इसकी लोकेशन है। एक ब्लैक माउंटेन है ना, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। और इसी पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, यूरोप की सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी आपसे पूछी जाती है। कितने देशों से? लगभग 10 देशों से प्रवाहित होती है एक नदी, याद रखिएगा, डेन्यूब, है ना। डेन्यूब नदी जो है इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और यह ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो बताइएगा, जर्मनी में इसकी लोकेशन। ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। आपको ये सभी चीज़ें नोट करनी होंगी क्योंकि सब की सब चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा भ्रंशोद पर्वत कौन सा है? भ्रंशोद पर्वत या ब्लैक पर्वत एक ही चीज़ है। विश्व का सबसे ऊंचा भ्रंशोद पर्वत या ब्लैक माउंटेन कौन सा है और वह कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया एशियन माइनर, एशियन माइनर का पठार या इसी को आप कहते हैं अनातोलिया का पठार, है ना, अनातोलिया। एशिया माइनर का पठार कहिएगा या अनातोलिया का पठार कहिएगा। पूछा है किस देश में स्थित है? तो एशियाई देश, एशिया और यूरोप, है ना, दो देश, दो महाद्वीपों के बीच में स्थित तुर्की। एक देश पड़ता है तुर्की,
में इसकी लोकेशन है। अनातोलिया के पठार को आप एशिया माइनर के पठार के नाम से जानते हैं। रूस और तुर्की ऐसे दो देश हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में हैं। और तुर्की जो है वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया है, तुर्की हो गया है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा तुर्की की कैपिटल क्या है ना, तुर्की की राजधानी क्या है, और किस देश को आप सिक मैन ऑफ यूरोप है ना, यूरोप का रोगी भी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र एक रचना है, एक ग्रंथ है। कल्पसूत्र के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं। कल्पसूत्र का संबंध जैन धर्म से है ना। जैन धर्म का पहला ग्रंथ माना जाता है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के रचनाकार आपसे पूछा गया है, नाम याद रखिएगा भद्रबाहु है ना। भद्रबाहु जो है वह कल्पसूत्र रचनाकार है। और याद रखिएगा दिगंबर संप्रदाय, देखिए जैन धर्म में दो संप्रदायों का प्रचलन आपको मिलता है, एक श्वेतांबर होते हैं और एक आपका दिगंबर होते हैं है ना। तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है, और इन्हीं भद्रबाहु के द्वारा जो है जैन धर्म के पहले ग्रंथ कल्पसूत्र की जो है रचना की गई थी। सब चीज़ें नोटेबल है, कॉपी में 1 बाय 1 लिखना है, इनका रिवीजन करना है, निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर रहेगी है ना। एक राट एक उपाधि है, किस शासक की उपाधि है, किस शासक को एक राट के नाम से जानते हैं। इतिहास से लिया गया, एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन। किस शासक को आप एक राट के नाम से जानते हैं। महापद्मनंद, नंद वंश के से संबंधित है। महापद्म नंद के द्वारा, नंद को जो है आप एक राट के उपनाम से भी पुकारते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। एक छोटा सा वीडियो रहा जो आगामी परीक्षा को ध्यान रख के बनाया गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।